Hello everyone. How are you all? I hope all are good. Now, today we discuss about atoms and molecules. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Atom and molecule. This is the chapter number 3 of class 9. Now, let's start. Basically, what is the atom? There are many postulates. यहाँ पर कई सारे postulate साइंटिस्ट ने दिए थे कि स्टार्टिंग में सबसे पहले वी डोंट नो व्हाट इज द एटम. क्या है एटम, क्या किस तरह का होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द एटम, व्हाट इज द साइज ऑफ द एटम, वी डोंट नो. तो फॉर एटम कई सारे साइंटिस्ट ने, कई पहले के टाइम पे भी जो पुराने साइंटिस्ट थे या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऋषि वगैरह थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ पोस्टुलेट एटम्स के लिए दिए थे. नाउ हियर ancient Indian, a Greek philosopher, have always wondered about the unknown and unseen form of matter. कि ये कैसा था, अननोन था और अनसीन फॉर्म था मैटर का. तो कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते थे व्हाट इज द एटम. काफी टाइम पहले से ही इसके बारे में सब जानना चाहते थे, पर किसी को कोई कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या है एटम. तो सबसे पहले, बाद में सबसे पहले एक आए थे महर्षि कनाद. उन्होंने क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू देम कि पोस्टुलेट, उन्होंने जो पोस्टुलेट दिए थे दैट ऑन डिवाइडिंग मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी ऑब्टेन, ही नेम दीज परमाणु. कि उन्होंने क्या किया था कि जो कनाद आए थे उन्होंने मैटर को क्या किया और आगे फर्दर डिवाइड किया. जब उन्होंने मैटर को और डिवाइड किया तो उन्हें कि जो दे विल बी ऑब्टेन, कि उन्हें एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला. उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु. उसे उन्होंने, महर्षि कनाद ने इसको क्या नाम दिया था, परमाणु. तो परमाणु किसने दिया था, महर्षि कनाद. उसके बाद फिर इंडियन फिलोसोफर आए थे, कुछ इंडियन फिलोसोफर आए थे जैसे कत्याम या फिर आप ये पाडुका. इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने जो नेम दिया था अकॉर्डिंग टू देम कि नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, कि जो पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो फ्रीली नहीं रहता. वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रीली नहीं रहता. ये किस फॉर्म में रहता है, कंबाइंड फॉर्म में रहता है. कि जो पार्टिकल है, सबसे पहले महर्षि कनाद ने क्या कहा, मैटर है, उसको हमने और आगे फर्दर डिवाइड किया तो वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ. अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है तो कनाद ने तो उसको क्या नाम दिया, परमाणु. बट आगे जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कहा उसके बारे में और नॉलेज गेन करी और उन्होंने बताया कि ये जो है ये एग्जिस्ट करता है इन द कंबाइंड फॉर्म में, सेपरेट नहीं रहता. कैसा रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में. उसके बाद जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, ग्रीक फिलोसोफर्स ने भी कुछ पोस्टुलेट दिए थे. अकॉर्डिंग टू देम कि जो डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर. अब उन्होंने क्या कहा था कि जो ये जो पार्टिकल है इसको हम और फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते. अकॉर्डिंग टू देम कि उन्होंने क्या कहा था, दिस इज द स्टेज विल कम, कि ये वो स्टेज है जिस पे पार्टिकल आ जाता है कि कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते. तो दिस इज द स्टेज, कि ये वो लास्ट स्टेज है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. उसके बाद हम मैटर को या उसके बाद हम उसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते. तो उन्होंने उसको क्या कहा था, दिस इज इनडिविजिबल पार्टिकल नोन एज द एटम. उन्होंने क्या कहा था, ये जो इनडिविजिबल पार्टिकल है कि मतलब जिसको आगे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो दिस इनडिविजिबल पार्टिकल इज नोन एज द एटम. यही है जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर. कि मैटर जो है जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया है, अब डिवाइड करने के बाद जो स्मॉलेस्ट यूनिट हमें मिली है जिसको आगे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज नोन एज द एटम. उसे हम क्या कहेंगे, एटम. आफ्टर दैट इसके बाद कि कुछ और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कि उन्होंने ये पोस्टुलेट दिए थे कि केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिश टू इम्पोर्टेंट लॉज. अब उन्होंने जो केमिकल साइंस थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट लॉज दिए थे. उन्होंने एक तो लॉ दिया था आपका केमिकल कॉम्बिनेशन का,
एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो अब हमें आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कि और जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने कुछ लॉज दिए थे अकॉर्डिंग टू एटम। तो दीज आर कि ये कौन से हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड लॉज है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जो केमिकल लॉ जो उन्होंने दिए थे केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवन एंड जॉर्ज फॉस्टर, कि उन्होंने जो दिया था सबसे पहले दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉ दिया था, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ mass, and the second is law of constant proportion. So there are two chemical combinations law. This is the 1 mark question. Write the laws of chemical combination. क्या है आपके chemical combination के law? There are two laws. First is law of conservation of mass and the second is law of constant proportion. Okay, तो यहाँ पर two laws है। तो फर्स्ट आपका कंजर्वेशन है, सेकंड आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, it states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. What happen कि क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है कि ये क्या है, state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It means कि जो हमारी chemical reaction है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था chemical reaction में क्या होता है, जैसे for example this is the component A, after that this is the B and the product is AB. So there are यहाँ पर हम देखेंगे कि this is a chemical reaction. What happen in the chemical reaction? Basically chemical reaction it is divided into two parts. यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये देखो, एक पार्ट तो है हमारा एरो के इस साइड वाला पार्ट और एक पार्ट है हमारा एरो के सेकंड साइड वाला पार्ट। तो जो फर्स्ट साइड वाला पार्ट है दिस इज नोन एज द रिएक्टेंट, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। एंड द एरो के नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, रिएक्टेंट वाला पार्ट है, और आफ्टर द एरो दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नाइदर भी क्रिएट और नॉर भी डिस्ट्रॉय। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इस केमिकल रिएक्शन में एक चीज और कि ये जो एरो शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। ए बी से क्या बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट ए है एंड द सेकंड इज बी, तो दोनों की हमने रिएक्शन करवाई तो हमें एक न्यू कंपोनेंट मिला है ए बी। तो यहाँ पर जो ये एरो है ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि हमारी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगर मान लो ये इस तरह से होता ए बी, ये डायरेक्शन आती है आपकी ए और बी, तो दिस डायरेक्शन इज शो दैट कि यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो दिस इज शो दैट कि नाउ यहाँ पे तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है न्यू प्रोडक्ट का। ए और प्लीज ए और बी कंबाइंड होके किसको फॉर्म कर रहे हैं, ए बी को, न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो ए बी है दिस इज द प्रोडक्ट, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए और बी के अंदर। क्लियर? तो ये एरो हमें क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में जो मास है वो न तो चेंज हो रहा है और न ही क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स कि जो रिएक्टेंट का जो मास होगा केमिकल रिएक्शन से पहले, बिफोर द केमिकल रिएक्शन, जो मास होगा रिएक्टेंट्स का वो मास सिमिलर रहेगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो उससे पहले जो रिएक्टेंट है उसका मास वो ही रहेगा, जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगी तो उसके बाद जो मास आ रहा है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मास जो बाद में मास आ रहा है वो भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो ए और बी का यहाँ पर जो मास है इट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ ए बी। तो इट मीन्स कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास क्या है, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी
डिस्ट्रॉय, सेम रहेगा चाहे वो केमिकल रिएक्शन से बिफोर हो या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन. नाउ more simply the mass of product is equal to the mass of reactant in the chemical reaction. कि हम क्या कह सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में कि mass of product is equals to the mass of reactant, कि जो ये reactant है इनका मास और जो प्रोडक्ट है इनका मास इक्वल होगा. तो फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कार्बन एटम इज कोल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड when it burns the carbon atom changes form a solid structure to the gas but its mass does not change. क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे हमने कोल है, कोल को हम जब बर्न करते हैं, कोल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, कोल में क्या प्रेजेंट है, कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. कि जब आप कोल को बर्न करोगे, जब हम कोल को गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में. अब कोल यहाँ पर किस फॉर्म में है, अगर हम कोल को देखें तो वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है. और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस में है. कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस में. यहाँ पर स्टेट चेंज हो चुकी है कि एक जब रिएक्टेंट, जब हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो उससे पहले तो कोल किस फॉर्म में था, जब केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो कोल किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था. अब जब केमिकल रिएक्शन हो गई है, बर्न हो चुका है, वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है. और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में. क्लियर. तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में. बट जो मास है डज नॉट चेंज, मास यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा. क्लियर. तो मास क्या है हमारा, इक्वल है, चाहे कोई केमिकल रिएक्शन से बिफोर की हम बात करें या केमिकल रिएक्शन के बाद में हम बात करें. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. So this is the second law of constant proportion. What happen in the second law? तो यहाँ पर जो second law है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर जो many compounds were composed of two or more elements and each compound had the same element in the same proportion. कि जैसे this is the diagram of H2O molecule. ठीक है, ये हमारा किसका डायग्राम है, H2O मॉलिक्यूल का. जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. और दिस इज द हाइड्रोजन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H2O. मतलब टू हाइड्रोजन कंबाइंड विथ वन ऑक्सीजन. टू हाइड्रोजन किससे कंबाइंड हो रहे हैं, वन ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहे हैं. तो जब टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन से कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर. अब यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8. हमने ये कहा कि H2O जब फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, तो इनका क्या रेशियो है. जब हम H2O की बात करते हैं तो व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्या है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, 1 है. अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 2 है ये शो कर रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशियो. अब ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास, 16. और एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का, 16. नाउ तो दिस इज द 16. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 रेशियो 16. अब जब हम इसको कट करेंगे तो व्हाट इज द आंसर, 1:8. क्लियर. तो दिस इज द 1:8. तो जब हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे तो किस रेशियो में होंगे, ऑलवेज 1:8 के अंदर कंबाइंड होंगे. तो जब 1:8 का रेशियो आएगा तभी वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. नाउ कि this lead to the law of constant proportion which is also known as the law of definite proportion. कि क्या है कि जब भी हमें कोई एक मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो उसमें हर एक एलिमेंट का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है. अगर जैसे हम उसको चेंज कर दे, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं H2O2 लिख देती हूँ
यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, दिस इज द हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, H2O2, मतलब कि यहाँ पर मेरा एक मैंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, पहले तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम था, ठीक है, H2O, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। अब मैंने यहाँ पर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, H2O2। बट क्या अब ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है क्या? क्या अब हम इससे वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का। दिस इज द टोटली डिफर फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर जो केमिकल कंपोजिशन थी कि क्या था, प्रपोर्शन 1:8। तो जो हमने 1:8 के टाइम में जो हमें इसको मिलाना था वो हमने नहीं मिक्स किया, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो दिस इज द H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। तो इट मीन्स कि जब हम कभी भी किसी भी एलिमेंट या किसी भी इसको मिला रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को हम मिला रहे हैं, तो किस में मिलाते हैं, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही हम उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। This law was stated by process, and in the chemical substance the elements are always present in the definite proportion by mass, कि किस में होगा, definite proportion में ही वो combine होगा। Now this is the John Dalton, जिन्होंने नेक्स्ट हमें दी थी एटॉमिक सिंबल्स के बारे में हमें बताया था। क्या है, जॉन डॉल्टन वॉज बोर्न इन पुअर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। He began his career as a teacher at the age of 12। उन्होंने कब स्टार्ट किया था अपना कैरियर, 12 ईयर की एज में उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। 7 ईयर लेटर ही बिकम अ स्कूल प्रिंसिपल। आफ्टर दैट वो क्या बन गए थे, स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। नाउ हियर द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि डॉल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दी थी, व्हाट इज द, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप होता है, एक्सप्लेन द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो दिस इज द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ व्हाट इज द डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? This atomic theory provide an explanation of the law of conservation of mass, कि ये क्या प्रोवाइड करा रही है, law of conservation of mass। According to him an element हो, compound हो और a mixture, चाहे वो element है, चाहे वो compound है, या फिर वो एक mixture है, is composed of small particles called atom। वो किन से मिलकर बना है, small पार्टिकल से, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एटम। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलो, कि मतलब कि जो दीज आर द फॉलोइंग पोस्टुलेट विच इज गिवन बाय द डॉल्टन्स। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितने भी मैटर है वो सब किससे मिलकर बने हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे हमने क्या कहा है, एटम। which particles which participate in chemical reaction, जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, कि एटम्स क्या है, इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, जिसे आगे हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ना तो हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties, कि जो atoms हैं किसमें, given element, जो given element का जो atom है, this is a identical in mass, वो कैसा होता है, identical in mass होता है, and chemical properties, और उसमें क्या होती है, chemical properties include होती है। Atoms of different elements have different mass and chemical properties। different अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें different atoms होंगे, उनकी chemical properties अलग होगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में different elements के अंदर different atoms होंगे, different उनकी chemical properties होगी। तो सभी एटम different, जो एलिमेंट में different atoms होते हैं तो उनकी क्या होते हैं, different mass होगा, और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी।
एटम्स कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, कि जब भी एटम्स कंबाइंड होते हैं इन द रेशियो ऑफ होल नंबर, किसमें कंबाइंड होंगे, वो होल नंबर्स में ही कंबाइंड होंगे अगर वो किसी कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, कि जो रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम है वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं अगर हम किसी भी एक कंपाउंड की बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया था, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 2, और ऑक्सीजन का 1, तो उनका क्या होगा कि एक जो काइंड ऑफ एटम्स सिमिलर होंगे, कांस्टेंट होंगे। जितने हमें हाइड्रोजन के 2 लेने हैं तो हम 2 ही लेंगे, उसमें हम 3 नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे जो गिवन कंपाउंड है उसके अंदर जितने हमें एटॉमिक एटम्स लेने हैं वो सब क्या है, एक कांस्टेंट होते हैं। नाउ दिस इज द साइज ऑफ एटम्स, कि क्या है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम, कि क्या है, एटम को हम और क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। एटम आर आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक, उसको किसकी है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो बेसिकली अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस किसमें मेजर की जाती है, नैनोमीटर में। तो एटॉमिक रेडियस हम किस में मेजर कर रहे हैं, नैनोमीटर में। तो बेसिकली 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर किसके इक्वल्स टू होता है, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर के इक्वल्स टू होता है। Atoms are very small. They are smaller than anything that we can imagine or compare with it. कि हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। They are very small in size. चाहे आप सूजी ले लो या कुछ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल रवा होता है, उससे भी बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम उसको कंपेयर करें, कि कई बार आपने देखा उसके कंपैरिजन में आता है कि चाहे आप शुगर मॉलिक्यूल ले लो या फिर आप रवा होता है उसका मॉलिक्यूल ले लो, उनसे भी बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं, एटम्स उनसे भी बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तो वी कैन इमेजिन अ कंपेयर विथ, हम उसको किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। More than millions of atoms were when scrapped would make a layer barely as a thick as thin sheet of paper। कि अगर हमें उसको पेपर शीट पे अगर हम उसको देखना है तो बहुत सारे एटम्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब वो एक थिन शीट ऑफ पेपर मिलकर वो बनाते हैं। इतने बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे हाइड्रोजन एटम्स की बात करें तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक रेडियस की बात करें तो कितनी होती है, 10 रेज़ टू पावर -10। वाटर मॉलिक्यूल्स की 10 रेज़ टू पावर 9, हीमोग्लोबिन की 10 रेज़ टू पावर -8, एंट है, एप्पल है, ग्रेन ऑफ सैंड 10 रेज़ टू पावर 4 -3 -1। एप्पल की कितनी होती है, -1। तो दीज आर द सब मैटर्स, ये कुछ मैटर हैं जिनकी हमने क्या देखी है, एटॉमिक रेडियस। नाउ दीज आर द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, कि यहाँ पर अभी हम जिन सिंबल्स की बात करें कि राइट नाउ हमारा हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, हम कैसे लिखते हैं हाइड्रोजन को, H से, ऑक्सीजन को O से। बट क्या ये सिंबल हमें स्टार्टिंग से मिल गए थे, नहीं। सबसे पहले ये सिंबल हमें स्टार्टिंग से नहीं मिले थे। सबसे पहले जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स। वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को क्या किया था, यूज में लिया था। फॉर एलिमेंट्स इज वेरी स्पेसिफिक सेंस। When he used a symbol for an element, he also mean a definite quantity of that element, one atom of that element. These are the symbols. ये कुछ symbols हैं जो उन्होंने डाल्टन्स ने दिए थे। उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को उन्होंने इस तरह से डिनोट किया था, फॉस्फोरस को, कॉपर को, गोल्ड को, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लेटिनम, मरकरी, सिल्वर, आयरन एंड ऑक्सीजन। तो दीज आर द
some symbols कि ये कुछ symbols है जो डाल्टन्स ने दिए थे. Berzelius suggested that the symbols of element be made from one or two letters of the name of the element. कि उन्होंने बर्जिलियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एटम है उनका जो सिंबल होना चाहिए वो उनके फर्स्ट और सेकंड लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. कि जैसे हम हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, HY से लिखते हैं. हाइड्रोजन की स्पेलिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, H से. तो इसका मतलब जो उसका सिंबल कहाँ से होना चाहिए, H से स्टार्ट होना चाहिए. ऑक्सीजन O से लिखते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, O से. In the beginning, the name of the element were derived from the name of the place where they were found for the first time. कि फर्स्ट टाइम वो जहां से हमें मिले थे, जिस प्लेस से हमें एलिमेंट्स मिले थे वहां से हमने उनका नेम रखा था. आफ्टर दैट IUPAC नोमेनक्लेचर की बाद में, ये तो स्टार्टिंग में थे जो डाल्टन ने दी थी, उसके बाद IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC. उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने लगा फिर सिंबल्स को, जो एलिमेंट्स है उनको सिंबल्स प्रोवाइड करने लग गए. कि in an international scientific organization which approves name of element, symbol and unit. उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड किया था, नेम प्रोवाइड कराया था, सिंबल्स प्रोवाइड कराए थे एंड यूनिट प्रोवाइड कराई थी. तो उनके अकॉर्डिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन अपर केस. कि जो फर्स्ट लेटर है, जब हम किसी सिंबल एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा किसमें होना चाहिए, अपर केस में. एंड द सेकंड लेटर इज इन लोअर केस. की मतलब हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल हमने H लिखा है तो वो कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल में. बट अगर जैसे हम आयरन लिख रहे हैं तो फर्स्ट आयरन को हम कैसे लिखेंगे, F एंड द सेकंड E इज स्मॉल, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आयरन. ठीक है. जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन को H, कोबाल्ट को C. द फर्स्ट लेटर इज इन अपर केस एंड द लोअर सेकंड लेटर इन लोअर केस. तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे CO, दिस इज द रॉन्ग. कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट लेटर बड़ा और सेकंड लेटर स्मॉल. एल्यूमिनियम Al, इस तरीके से. अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, ग्रीक, जर्मन एंड ग्रीक. कि वो कुछ अदर जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम कुछ ग्रीक लैंग्वेज में लिए गए थे, कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिए गए थे. जैसे आयरन है, आयरन कहाँ से स्टार्ट होता है, I से, बट इसका सिंबल क्या है, Fe. क्यों, ये कहाँ से आया, लैटिन नेम फेरम से. ठीक है. जैसे सोडियम का सिंबल, सोडियम की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, S से, लेकिन इसका सिंबल क्या है, Na. तो कहाँ से लिया गया, नेट्रियम. क्लियर. तो इस तरीके से कुछ हमने जो एलिमेंट्स हैं उनके ग्रीक, लैटिन एंड जर्मन नेम से भी उनके सिंबल डिनोट किए हैं. These are the symbols. ये आपको सिंबल्स लर्न होने चाहिए. एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम. दीज आर द 20 एलिमेंट्स जिनके हमारे पास क्या है, नेम, एटॉमिक नंबर है, सिंबल है और यहाँ पर आपके एलिमेंट के नेम है. दिस इज द एलिमेंट नेम और ये हमारे क्या है, सिंबल. क्लियर. तो ये आपको टेबल लर्न होनी चाहिए. एटॉमिक मास हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ये सारा आपको टेबल आपको लर्न होनी चाहिए. ओके, थैंक यू.